Hello friends, welcome to this channel. Today we will study about engineering curves, conics portion MCQs. Let me start from first. Ellipse. Question number 1. Which of the following is incorrect about ellipse? A. Eccentricity is less than 1. B. Mathematical equation is x square upon x square plus y square upon b square is equal to 1. C. If a plane is parallel to the axis of cone cuts the cone, then the section give ellipse. D. The sum of the distance from two focuses and any point on the ellipse is constant. दोस्तों आप फिगर में देख सकते हो कौन दिया हुआ है, उसकी एक्सिस के पैरेलल में हम एक प्लेन से कट करते हैं तो हमें जो शेप मिलता है वो पैराबोलिक मिलता है। तो इसका आंसर होगा सी। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन cut the cone, then the section gives not ellipse, it's parabola. Question number 2. Which of the following constructions doesn't use elliptical curve? इसमें से कौन सा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इलिप्टिकल कर्व यूज नहीं होता? ऑप्शन दिए हैं कूलिंग टावर्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड मैनहोल्स। दोस्तों हम जानते हैं डैम्स, ब्रिज एंड मैनहोल्स तीनों में इलिप्टिकल कर्व होता है, लेकिन कूलिंग टावर जो है उसमें पैराबोलिक और इलिप्टिकल कर्व नहीं होता, उसमें होता है हाइपरबोलिक कर्व। तो इसका आंसर होगा ए, कूलिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 3. द लाइन विच passes through the focus and perpendicular to the major axis is blank. A. Minor axis, B. latus rectum, C. directrix and D. tangent. दोस्तों हम जानते हैं और फिगर में भी आप देख सकते हो जो लेटस रेक्टम दिया हुआ है वो राइट साइड होता है और फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, तो लेटस रेक्टम इज द राइट आंसर। माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड टेंजेंट वो तीनों ऑप्शन से ही मालूम पड़ जाते हैं कि वो आंसर नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is the eccentricity for an ellipse? A 1, B 3/2, C 2/3 and D 5/2. दोस्तों हम जानते हैं एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, तो ऑप्शन में से जो लेस देन है वो है 2/3, तो आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is not belong to ellipse? इनमें से कौन सा एलिप्स से बिलोंग नहीं करता? तो ऑप्शन है लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस एंड एसिम्प्टोट्स। तो दोस्तों हम जानते हैं लेटस रेक्टम पैराबोला और एलिप्स में आता है, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स तीनों में होता है, मेजर एक्सिस एलिप्स में होती है, लेकिन एसिम्प्टोट्स जो है वो ओनली ऑन hyperbola. So answer is D, asymptotes. Question number 6. In general method of drawing an ellipse, a vertical line called as blank is drawn first. दोस्तों हम जानते हैं एलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड है उसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7. If eccentricity of ellipse is 3/7, how many division will the line joining the directrix and the focus have in general method? दोस्तों एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड है, उसमें डायरेक्ट्रिक्स से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लेते हैं, तो 3 + 7 10 होता है, तो इसका आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 8. एन एलिप्स हैज ब्लैंक फोसाई. दोस्तों एलिप्स की जो आर्क ऑफ सर्कल मेथड होती है उसमें हम देख सकते हैं कि 2 फोसाई होता है। आप फोसाई या तो फिर फोकस बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा B2। क्वेश्चन नंबर 9. इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज गिवन, देन बाय हाउ मेनी मेथड्स कैन वी ड्रॉ द एलिप्स? दोस्तों एलिप्स की 6 मेथड है, लेकिन एक मेथड है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, उसमें मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस नहीं दी हुई जाती है, लेकिन
बाकी की जो 5 मेथड है वो लिखी हुई यहाँ, उसमें हमें मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दी हुई जाती है। तो इसका आंसर होगा D5। क्वेश्चन नंबर 10, इन आर्क ऑफ सर्कल मेथड द फोसाई are constructed by drawing arcs with center as one of the end of the blank axis and the radius equal to the half of the blank axis। तो दोस्तों एलिप्स की जो आर्क ऑफ सर्कल मेथड है उसमें सबसे पहले हम माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, बाद में नेक्स्ट स्टेप में मेजर एक्सिस का हाफ लेके माइनर एक्सिस के कोई एंड पॉइंट पे रख के हम 2 आर्क लगाते हैं, तो वो हमें 2 फोसाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है विथ सेंटर एज वन ऑफ द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस का एंड लेते हैं एंड द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। हाँ, रेडियस कितनी लेते हैं? मेजर एक्सिस की हाफ। तो आंसर होगा ए माइनर एंड मेजर। Question number 11. If we know the major and minor axis of the ellipse, the first step of drawing the ellipse, we draw the axis blank each other. दोस्तों हम जानते हैं मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के मिडल पॉइंट में से वर्टिकल होती है, लेकिन माइनर एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हम पहले मेजर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, बाद में मेजर एक्सिस के 2 एंड पॉइंट, यहाँ फिगर में देख सकते हो, ए एंड बी एंड को सेंटर रख के हम ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं, तो हमें मिलता है इंटरसेक्शन, उसको हम ज्वाइंट कर देते हैं और बाद में हमें माइनर एक्सिस मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस हमने की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्रोसेस की, तो इसका आंसर होगा बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, लूप ऑफ द थ्रेड मेथड इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंक मेथड। दोस्तों फिगर में आप देख सकते हो लूप ऑफ द थ्रेड मेथड दी हुई है, वो थियोरेटिकल जो मेथड है आर्क ऑफ सर्कल मेथड एलिप्स ड्रॉ करने की, उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, आर्क ऑफ सर्कल मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, द 2 फिक्स पॉइंट्स इन द एलिप्स आर कॉल्ड ब्लैंक। दोस्तों एलिप्स में 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस या तो फिर फोसाई, तो इसका आंसर होगा ए, फोकस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द 2 फोसाई ऑफ एन एलिप्स। मेजर एक्सिस में 2 फोसाई है या तो फिर फोकस आप बोल सकते हो, लेकिन वो माइनर एक्सिस से पास होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा बी, माइनर एक्सिस। Question number 15. In which of the following elliptical curve are not used? A. Arches, B. Bridges, C. Light reflector, D. Stuffing box. दोस्तों elliptical curve इनमें से किस में नहीं होता? तो आर्चिस में elliptical curve होता है, ब्रिजेस में भी होता है, स्टफिंग बॉक्स में elliptical एंड पैराबोलिक कर्व होता है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्टर जो पास में फिगर दी हुई है वो लाइट रिफ्लेक्टर है, उसमें पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, लाइट रिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिप्टिकल कर्व्स आर यूज्ड। एलिप्टिकल कर्व किन में से यूज होगा? तो ऑप्शन साउंड रिफ्लेक्टर्स, लाइट रिफ्लेक्टर्स, कूलिंग टावर एंड ब्रिजेस। आप ब्रिज की फिगर देख सकते हो, उसमें शेप दिया हुआ है, वो एलिप्टिकल कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, ब्रिजेस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एलिप्टिकल कर्व। दोस्तों हम एलिप्टिकल कर्व बनाने की मेथड को जानते हैं, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ओब्लॉन्ग मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, ये सब एलिप्टिकल कर्व बनाने की मेथड है। लेकिन रेक्टेंगुलर मेथड है, उससे हम या तो हाइपरबोलिक ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर होगा ए, रेक्टेंगुलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स। ए, रेक्टेंगुलर मेथड, बी, सर्कुलर मेथड, सी, ट्रायंगल मेथड, डी, सिलिंड्रिकल मेथड। दोस्तों फिगर में आप देख सकते हो ट्रायंगल मेथड दी हुई है, इससे पता चलता है कि एलिप्स
बनाने के लिए रेक्टेंगुलर मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, सर्कुलर मेथड का नहीं करते, सिलिंड्रिकल मेथड का भी नहीं करते, लेकिन ट्राइमल मेथड का यूज करते हैं। तो आंसर होगा सी, ट्राइमल मेथड। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज अप्रोप्रिएट इनपुट नीडेड टू ड्रॉ द एलिप्स इन आर्क ऑफ सर्कल मेथड। दोस्तों, एलिप्स की आर्क ऑफ सर्कल मेथड में इनमें से कौन सा इनपुट आवश्यक है? A, length of the major axis, B, length of the major axis and the distance between the foci, C, length of the minor axis and D, length of the semi major axis। तो हमें मालूम है कि मेजर एक्सिस की लेंथ कुछ मायने नहीं रखती, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड में आती है, डी लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ये ट्राइमल मेथड में आती है, लेकिन लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आर्क ऑफ सर्कल मेथड में हम लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एप्रोप्रिएट इनपुट नीडेड टू ड्रॉ द एलिप्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। एलिप्स बनाने की कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है, उनमें कौन सा इनपुट हम आवश्यक रखते हैं? तो आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से एलिप्स बना हुआ है, उसमें हम मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों ड्रॉ करते हैं, बाद में हम सर्कल बनाते हैं, मेजर सर्कल एंड माइनर सर्कल। तो इसका आंसर होगा बी, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्रेमल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एलिप्स विच इज यूज्ड एज ट्रेमल। आप फिगर में देख सकते हो एक येलो कलर की पेपर स्ट्रिप ली हुई है, उसमें पॉइंट मार्क किया हुआ है P, A एंड B। तो हम जो पेपर स्ट्रिप लेते हैं ट्रेमल मेथड में, उसमें हम सेमी माइनर एंड सेमी मेजर एक्सिस ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस लेके। तो इसका आंसर होगा ए, अ स्ट्रिप ऑफ पेपर मार्क विद सेमी माइनर एंड सेमी मेजर एक्सिस फ्रॉम वन एंड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एसेंट्रिसिटी इज पॉसिबल टू रिफर टू एन एलिप्स। दोस्तों, हम जानते हैं एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 है, तो इनमें से जो वैल्यू लेस देन 1 है वो उनका आंसर होगा। तो C की वैल्यू 0.5 है, वो लेस देन 1 है, तो इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 23, चलो अब हम पैराबोला के रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पैराबोला। दोस्तों, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है, तो डायरेक्टली आंसर A, eccentricity is less than 1, वो wrong है। Question number 24, which of the following constructions use parabolic curves। पैराबोलिक कर्व इनमें से किस कंस्ट्रक्शन में यूज होता है? कूलिंग टावर, वाटर चैनल्स, लाइट रिफ्लेक्टर एंड मैनहोल्स। हम जानते हैं कूलिंग टावर में हाइपरबोलिक कर्व का इस्तेमाल होता है, वाटर चैनल में हाइपरबोलिक कर्व का इस्तेमाल होता है, मैनहोल से है उसमें एलिप्टिकल कर्व का यूज होता है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्टर्स जो है उनमें पैराबोलिक कर्व का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन्स डू नॉट रिक्वायर द पैराबोलिक कर्व। कौन सी डिजाइन बनाने के लिए पैराबोलिक कर्व की जरूरत नहीं होती? लाइट रिफ्लेक्टर, साउंड रिफ्लेक्टर, कूलिंग टावर, डी, आर्क। दोस्तों, हम जानते हैं कूलिंग टावर बनाने के लिए हमें हाइपरबोलिक कर्व की जरूरत होती है, तो इसका आंसर होगा सी, कूलिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन रिक्वायर्ड द पैराबोलिक कर्व। इनमें से कौन सी डिजाइन बनाने के लिए पैराबोलिक कर्व रिक्वायर होता है? तो आप फिगर में देख सकते हो स्टफिंग बॉक्स दिया हुआ है, उनमें या तो पैराबोलिक या तो फिर एलिप्टिकल कर्व इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर होगा सी, स्टफिंग बॉक्स। कूलिंग टावर, वाटर चैनल दोनों में हाइपरबोलिक कर्व का इस्तेमाल होता है, मेन होल में एलिप्टिकल कर्व का यूज होता है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबली बी एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हम जानते हैं इक्वल टू 1 होगी, तो इसका आंसर होगा ए, 1। 28, which of the following method is used for constructing parabolic curve। दोस्तों, हम जानते हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड एंड ओब्लॉन्ग मेथड, तीनों मेथड एलिप्टिकल कर्व बनाने की है, लेकिन रेक्टेंगुलर मेथड है वो पैराबोलिक कर्व बनाने के लिए
यूज करते हैं, तो आंसर होगा ए। चलो अब हाइपरबोला के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस यूज हाइपरबोलिक कर्व। दोस्तों आप फिगर में देख सकते हो, मैन होल है उसमें इलिप्टिकल कर्व का इस्तेमाल होता है, ब्रिज उसमें इलिप्टिकल कर्व यूज होता है, डैम उसमें इलिप्टिकल या तो फिर पैराबोलिक कर्व का यूज होता है, लेकिन कूलिंग टावर है उसमें हाइपरबोलिक कर्व का यूज होता है, तो आंसर होगा ए कूलिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 30, द लाइन्स विच टच द हाइपरबोला एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस आर ब्लैंक। ए एक्सिस, बी टेंजेंट्स एट वर्टेक्स, सी लेटस रेक्टम, डी एसिम्टोट्स। दोस्तों आप फिगर में देख सकते हो, जो हाइपरबोलिक कर्व है उसके पैरेलल में एसिम्टोट्स है, वो इनफाइनाइट लेवल पे टच होता है, तो आंसर होगा डी एसिम्टोट्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला। दोस्तों हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो आंसर होगा 3/2 बी। क्वेश्चन नंबर 32, द एसिम्टोट्स ऑफ एनी हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट। एसिम्टोट्स हाइपरबोला में जो होता है वो सेंटर पे इंटरसेक्ट होता है, तो इसका आंसर होगा डी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कट सेक्शंस गिव्स द हाइपरबोलिक कर्व फ्रॉम द कोन। A section parallel to the cone axis, B a section parallel to the base of the cone, C a section parallel to one of the generator, D section perpendicular to the cone axis। दोस्तों आप देख सकते हो, हाइपरबोलिक कर्व बनाने के लिए हमें कोन की जो एक्सिस है उससे पैरेलल में प्लेन कट करनी होगी, तो ही हम हाइपरबोलिक या तो फिर पैराबोलिक कर्व बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ए सेक्शन पैरेलल टू द कोन एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ग्रेटर देन 1 ओनली डी है, तो आंसर होगा डी √2। Question number 35, as per Boyle's law, the product of pressure and volume P cross V constant in water channel, we use this equation which result in parabolic curve, rectangular hyperbolic curve, elliptical curve, straight line। दोस्तों हम जानते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है बोयल्स लॉ का, उसमें जो कर्व है वो हाइपरबोलिक कर्व है, तो इसका आंसर होगा बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच मोर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब, बेल द आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।